अच्छा, अब पीपल इन बिजनेस का हमने पहला सेक्शन यूनिट 2 का जो पहला हेड है 2.1 मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज ये कर लिया। अब 2.2 पे आ जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, ड्रॉ इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है? एक हिरार्की नुमा होता है ये जिसके अंदर टॉप पे कौन है। फॉर एग्जांपल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने काम सौंप दिया सीईओ को, जो कि सारा कंपनी का एग्जीक्यूशन संभालेगा। ठीक है ना, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स के हेड्स जो है ना सीईओ को रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, हिरार्की। उन डिपार्टमेंट हेड्स के नीचे कोई कितने लोग होंगे, फिर उनके नीचे कितने लोग होंगे, ये पूरी हिरार्की बनती है बिजनेस की। क्लियर है? उस हवाले से ये पूरा हिरार्की जो है ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कहलाता है। सो डॉ इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ठीक है, जिसके अंदर पूरा आपके ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना होता है क्या है। तो सारा स्वीट्स ये करके एक मिसाल है। सारा ओन्स अ स्मॉल बेकरी कॉल्ड सारा स्वीट्स वेयर शी इनिशियली स्टार्टेड एज द सोल बेकर एंड मैनेजर। अकेली बेकर थी, अकेली मैनेजर थी, खुद ही बना के, मतलब यकीन अपने घर पे कुक करके सेल करती होगी। राइट, दैट्स इट। इन द बिगनिंग शी डिडंट नीड मोर देन अ हेल्पर देयरफॉर। फिर थोड़ा ग्रो हुआ होगा, एक हेल्पर चाहिए होगा ज्यादा, वर्क फ्रॉम होम ही करती होगी ज्यादा, फिर एक अच्छा शॉप ले लियो या कुछ। ठीक है, शी डिडंट हैव एन ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। एक हेल्पर ही चाहिए था, उसमें क्या पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाती। However, as her business grew, Sarah found herself overwhelmed with the workload. Workload बढ़ गया. She realized that she needed to expand her business and hire additional staff. कस्टमर की डिमांड्स बढ़ रही थी, क्वालिटी अच्छी दे रही हुई, कस्टमर्स की डिमांड्स बढ़ी, तो उसने कहा कि अब मुझे और लोग हायर करने हैं। तो आहिस्ते आहिस्ते उसका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर शेप होना शुरू हो गया, जिसको हम एक चार्ट के ऊपर देखें तो वो किस तरह से होगा। वो खुद ओनर, उसके नीचे पेस्ट्री शेफ, और पेस्ट्री शेफ के नीचे हेल्पर। ठीक है, तो वो ओनर है, उसके नीचे एक है पेस्ट्री शेफ, और एक और क्या है, 1 के नीचे 1.1 है, और 1.1.1 को अभी छोड़ो, 1 के नीचे 1.1 और 1.2 है। तो एक है पेस्ट्री शेफ जो पेस्ट्रीज बनाता है, बेकर है एक तरह का जो बेकिंग करता है, और एक जो दूसरा वो सेल्स एसोसिएट है जो माल को बेचता है, मार्केटिंग वगैरह सब करना है इसका काम। बड़ा सिंपल है ये भी, इतना भी लंबा चौड़ा स्ट्रक्चर नहीं। पेस्ट्री शेफ को एक हेल्पर भी दिया हुआ है, एक या दो तीन जितने भी हेल्पर दिए हुए हैं, तो इसके नीचे हेल्पर्स हैं। ठीक है, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर आ गया। हेल्पर्स रिपोर्ट करते हैं पेस्ट्री शेफ को, और पेस्ट्री शेफ रिपोर्ट करता है ओनर को। ओनर ने पेस्ट्री शेफ के नीचे हेल्पर्स रखवा दिए, वो पेस्ट्री शेफ को कहा होगा इंटरव्यूज कंडक्ट करे, उसके तहत कोई अच्छा जो भी है उसको हायर करे, कर लिया। हेल्पर की जो भी परफॉर्मेंस है, अच्छी है बुरी है, उसको उसका जिम्मेदार पेस्ट्री शेफ है। ओनर पेस्ट्री शेफ से जवाब तलब करेगा कि आप बताओ, मतलब आपने फॉर एग्जांपल कुछ गड़बड़ किया, तो पेस्ट्री क्वालिटी में गड़बड़ आ रही है, जायके में फर्क आ रहा है, तो पेस्ट्री शेफ को पकड़ेगा। पेस्ट्री शेफ बोलेगा हमारे हेल्पर्स ठीक है। भाई आप जिम्मेदार हो, उन हेल्पर्स का आप चलाओ, एक एक को कर गया, ओनर थोड़ी पकड़ेगा सबको। सो ये ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाया, पूरे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का भी एक चार्ट बना लिया। इस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के चार्ट को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट। ओके, किसका क्या रोल है वो आप लोग देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। फिर एज सारा स्वीट कंटिन्यू टू थ्राइव, मतलब वो चलती चली गई एंड गेन पॉपुलैरिटी, शी रियलाइज्ड दैट फर्दर एक्सपेंशन वाज रिक्वायर्ड। और डिमांड बढ़ गई तो और लोग चाहिए, तो अब ये इसका स्ट्रक्चर और इवॉल्व हो गया। अब थोड़ा सा इस तरह से हो गया स्ट्रक्चर। ठीक है, अब उससे भी एक कदम आगे। अब इसने कहा कि भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक पूरा होगा, जिसके अंदर जो है ना प्रोडक्शन मैनेजर होगा, प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे एक या एक से ज्यादा पेस्ट्री शेफ्स होंगे जितने भी होंगे, और सबके अपने अपने हेल्पर्स होंगे। हो सकता है एक पेस्ट्री शेफ हो सकता है कोई एक केक का बेकर हो, केक बनाने वाला हो। ठीक है, इस तरह से सेवरल, और उनके अपने हेल्पर्स। या हो सकता है सेवरल शेफ्स हो और उनके हेल्पर जो है वो कॉमन हो, उन हेल्पर से सारे काम लेते हो, कुछ भी स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोडक्शन मैनेजर है वो रिपोर्ट करेगा सारा को। ठीक है, सेल्स और सर्विस मैनेजर जो सेल्स एसोसिएट्स उसके अंदर काम करेंगे, सेल्स एसोसिएट जो कि मार्केटिंग करते हैं और प्रोडक्ट को बेचते हैं, किसी का ऑर्डर है उसको हैंडल करते हैं, कहाँ से ऑर्डर आया, उसका इतना ऑर्डर है, उसको माल भिजवाने सब। तो वो सेल्स एसोसिएट वो ऑर्डर को रिकॉर्ड करके फिर वो प्रोडक्शन टीम को, डिपार्टमेंट को भी बताते हैं भाई इतना प्रोड्यूस करना माल, इतनी डिमांड आई, इतने केक्स की। ठीक है, तो सेल्स एसोसिएट्स काम करते हैं, जिनके ऊपर जो हेड है वो है सेल्स एंड कस्टमर सर्विस मैनेजर। ठीक है, वो भी ओनर को रिपोर्ट करेगा। डिलीवरी के लोग अलग हैं जो माल डिलीवर करेंगे, राइडर्स होंगे बहुत सारे, उनका भी कोई हेड हो सकता है। तो बहुत सारे जो राइडर्स हैं आपके डिलीवरी जो पर्सनल जितने भी हमारे, उनका एक हेड हो सकता है जो उनको मैनेज करेगा।
और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो इनकी सबकी सैलरी देखेगा, अकाउंटिंग करेगा, तो सारा अकाउंटिंग सबकी सैलरीज, एचआर वगैरह सब एडमिन को दे दिया हमने कि तुम ये एचआर का हिसाब किताब भी संभालो, ह्यूमन रिसोर्स की सारी सैलरीज वगैरह तुम देखो, अकाउंटिंग भी तुम संभालो। ऑल्दो एडमिन का काम और मतलब बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देखें तो एडमिन का काम और लिमिटेड हो जाता है, स्कोप लिमिट हो जाता है, लेकिन क्योंकि बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो काम ज्यादा बड़े स्केल पे करना पड़ता है, लेकिन टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो लिमिट हो जाती है कि बस आप आपने इतना ही काम करना है। तो एडमिन का यूजुअली काम होता है सिक्योरिटी स्टाफ को संभालना, क्लीनिंग स्टाफ को संभालना, ये सब देखना। अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी अलग हो जाते हैं, लेकिन अभी एचआर डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट भी एडमिन का ही काम है सारा। तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना, ये एक थोड़ा सा और इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसका, और बड़ी होगी तो और बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, अब एक किसी कंपनी का यूजुअल स्ट्रक्चर देखो, ये स्ट्रक्चर जो है ना ये डायरेक्टर्स के नीचे है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, ठीक है ना, स्ट्रेटेजीज की गोल सेटिंग सीईओ के साथ बैठ के कर लेते हैं, बस एंड यही है। फिर सीईओ ने चलानी होती है पूरी कंपनी, सीईओ ने फिर रिपोर्ट करना होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि कैसा चलाया। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से कोई एक इंसान चेयरमैन भी हो सकता है, या हो सकता है सीईओ चेयरमैन एक ही पर्सन हो, लेकिन ये भी पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा सीईओ। या ऐसा भी हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स किसी थर्ड पर्सन को सीईओ के तौर पे हायर करे, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में तो नहीं रखा, बस एक एम्प्लॉय को हायर करा अलग से, तो बोर्ड में से नहीं किया तो अलग से कर लिया। ठीक है, बट सीईओ रिपोर्ट्स टू द बोर्ड, और सीईओ के नीचे कंपनी सेक्रेटरी होगा, इसकी स्पेशली क्या ड्यूटीज होती है इसको अभी छोड़ दो, मीटिंग्स वगैरह कंडक्ट होना और ये सब चीजें देखता है कंपनी सेक्रेटरी। असल में उसके नीचे आ जाओ जरा, एग्जीक्यूशन की बात हो रही है। एक होता है प्लान जो स्ट्रेटेजीज बनती है ना बिगर लेवल, जो कंपनी पूरी डायरेक्शन, क्या 5 साल बाद कंपनी कहाँ पहुंचनी चाहिए और इस तरह की पूरी डायरेक्शन होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूरी प्लान करते हैं, फिर उसकी स्ट्रेटेजिक गोल्स बनते हैं। वो हो सकता है वो स्ट्रेटेजिक गोल्स हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स खुद बना के दे कि 5 साल का करियर प्लान है तो इस साल का आपका क्या गोल है, सीईओ को बना के दे, या सीईओ से कहें कि 5 साल का ये प्लान है, स्ट्रेटेजिक गोल्स आप खुद बना लो, कुछ भी हो सकता है, वो एक साल के गोल्स बना दे शायद सीईओ। तो प्लानिंग, बिगर लेवल ऑफ प्लानिंग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एंड पे होती है, और वो अपना प्लान थमा दे सीईओ को। हो सकता है सीईओ भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का हिस्सा ही हो, लेकिन जब वो सीईओ के तौर पे काम कर रहा है तो वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होने के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एम्प्लॉय भी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर होने से उसको ये फायदा है कि वो सीईओ अपॉइंट करने के लिए वोट कर सकता है, वो चेयरमैन को अपॉइंट करने के लिए वोट कर सकता है, और वो बंदा खुद जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मेंबर है वो खुद इलेक्ट होकर आया है शेयर होल्डर्स के वोट से। तो ऐसा हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से सब कोई सीईओ के लिए अपना नाम प्रेजेंट करे, तो किसी एक को वोट मिल जाए सारे, या ज्यादातर वोट मिल जाए तो वो बन गया, तो ये सीईओ भी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी है। सीईओ बनने से इसको ये फायदा होगा इसकी सैलरी एक सीईओ वाली सैलरी होगी। प्लानिंग सारी होने के बाद एग्जीक्यूशन लेवल इसके हाथ में होता है सारा, सीईओ के हाथ में। इसको एमडी भी कहते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी कहते हैं। क्लियर है भाई? अच्छा जी, तो इसने एग्जीक्यूट करना है तो इसने अपने नीचे डिपार्टमेंट्स हैं उनको देखना है। हर डिपार्टमेंट का अपना डिपार्टमेंट हेड होगा, जैसे या डिपार्टमेंट मैनेजर कह दो, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्शन मैनेजर है, या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर भी कह सकते हैं उसको। सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का एक जनरल मैनेजर है जो सेल्स और मार्केटिंग को सब देखेगा। ठीक है, उसके अलावा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कंपनी, जाहिर है जो कुछ कंपनी बना रही है जिसमें अच्छी वो प्रोड्यूस कर रही जा रही है और बिके जा रहा है, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट जारी रखती है कंपनी कि किस तरीके से हम और एफिशिएंट प्रोडक्शन कर सकते हैं, किस तरीके से हम और मशीनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरीके से लेबर कॉस्ट को सेव कर सकते हैं, किस तरीके से हायर क्वालिटी दे सकते हैं, किस तरीके से नई प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। ये सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की टीम काम करती है। फॉर एग्जाम्पल कई कॉन्फेक्शनरी कंपनी है, कॉन्फेक्शनरी कंपनी मतलब स्वीट्स एंड टॉफीज, कैंडीज, ये सब बनाती है। कैंडी लैंड है, कॉन्फेक्शनरी प्रोडक्ट्स होती है ना उनकी। स्माइल इंडस्ट्रीज की कंपनी है कैंडी लैंड पाकिस्तान में। ठीक है, तो उनके R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का क्या काम होता है, कॉम्पिटिटर ने कोई नई किस्म की जेली निकाली है, उनको लगता है एक नया किस्म का फ्लेवर आया है, पिज्जा जेली है, कोई एक नया शेप आया, नई जेली आया, तो उसके रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और पता चला कि भाई इसकी बड़ी डिमांड है, फिर ये बनती कैसे, उनका कॉम्पिटिटर का जायका कैसा, उससे बेहतर जायका फराम करने के लिए पूरा एक फूड साइंस के बंदे शायद इसमें बैठे होंगे अगर एक कॉन्फेक्शनरी कंपनी की, और उसी की मिसाल आगे चलेगी तो वो देखेंगे कि देखो फूड साइंटिस्ट लिखा है ना, क्योंकि कॉन्फेक्शनरी कंपनी का एक वो बनाया हुआ पूरा ताकि, तो वो देखेंगे कि और कोई बेहतर तरीके से और अच्छे जायके वाली प्रोडक्ट जो बना सके ये लोग। तो जब इनका प्रोटोटाइप बन गया, एक अच्छा लगा, जायका अच्छा सब है, रिस्पॉन्स है, पब्लिक सर्वे वगैरह भी करवा दिया, स्कूल्स में जाके थोड़ी सी बाटी चखाई, सबको अच्छी लगी, फिर उसको प्रोडक्शन में भेजा।
अब वो एक नई प्रोडक्ट ऐड हो गई, ठीक है। सो यू रिमेन कॉम्पिटेटिव, आप लोग कॉम्पिटिशन के अंदर, एक कंपनी कॉम्पिटेटिव रहती है जब तक वो R&D डिपार्टमेंट उसका स्ट्रॉन्ग चलता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फाइनेंस डिपार्टमेंट हो सकता है, HR डिपार्टमेंट हो सकता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में सारा अकाउंटिंग और फाइनेंस को लेकर एक्टिविटी होती है कि बिजनेस के अंदर पैसा आएगा कहाँ से, अगर मजीद ऑपरेशंस बढ़ाने होंगे तो कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, और बिजनेस के पास एक्स्ट्रा पैसा है तो वो कहाँ कहाँ लगा के और इनकम कमा सकते हैं, और बिजनेस की अकाउंटिंग जो सारी हो रही है तो वो अकाउंटिंग जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो रिकॉर्ड है, वो पूरी मतलब जो ट्रांजेक्शन्स कर रहा है बिजनेस, जितना माल खरीद रहा है, बेच रहा है, बना रहा है, वो रिकॉर्ड होता जाए, अकाउंटिंग होती जाए। सो सब कुछ ये सारे फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर आते हैं लोग। बजट भी बनता है कि इस साल हम कितने तक, पूरा बजट साल जब शुरू नहीं हुआ तो बजट बनता है, इस साल हम क्या करने वाले हैं, और जो जो होता चला जाता है वो अकाउंटिंग का पार्ट बनता है। तो एक होता है बजट कि जो होना होगा, और एक होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हो चुका उसके बारे में लिखत, बुक कीपिंग भी कह दो उसे। तो ये सारा काम फाइनेंस डिपार्टमेंट का होता है। फाइनेंस डिपार्टमेंट बनाता है एनुअल रिपोर्ट, जिसके अंदर तमाम पूरे साल के कंपनी के फाइनेंस के बारे में लिखा होता है कि ओनर का पैसा, जो शेयर होल्डर का पैसा है, कहाँ कहाँ लगा। और वो फाइनेंशियल रिपोर्ट जो है एनुअल रिपोर्ट के अंदर होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है उसको ऑडिटर ऑडिट करता है। फिर कौन सा ऑडिटर, जो शेयर होल्डर्स ने एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर इलेक्ट किया था वो ऑडिट करता है, देखता सही है तो फिर वो अप्रूव करता है ऑडिटर, और वो फिर शेयर होल्डर्स उसके बेसिस पे अगले साल देखते हैं क्या करना है, कि कौन से डायरेक्टर्स को रहने देना है, निकालना है, क्या करना है। HR डिपार्टमेंट हायरिंग वगैरह सब करता है। तो ये आप HR डिपार्टमेंट का ये सेक्शन भी जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना, यूनिट 2, वो HR डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखा हुआ है ज़्यादा। अच्छा जी, ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है। तो इस सारे डिपार्टमेंट्स में लोग ही होते हैं ना, ये सारे लोग होते हैं जो इन डिपार्टमेंट्स के अंदर चेयर कर रहे हैं। तो उनके हवाले से हम देख रहे हैं इस यूनिट को, पीपल इन बिजनेस। द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ कन्फेक्शनरी कंपनी, उस कंपनी का नाम है शुगर लिमिटेड, is designed to manage the various aspects of the business from production and operation to sales and administration। सारे डिपार्टमेंट्स हैं, CEO है, सबके ऊपर है। इसका काम क्या है कि कंपनी की जो स्ट्रेटेजी बनी हुई है उसको इम्प्लीमेंट करना या इम्प्लीमेंट करवाना, ठीक है, इसका काम ये। और ये CEO रिपोर्ट किसको करेगा, जवाबदेह किसको होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्लियर है। और ये कंपनी के ओवरऑल ऑपरेशंस को लुक आफ्टर करता है। ओवरऑल ऑपरेशंस ये हैं, प्रोडक्शन के, सेल्स एंड मार्केटिंग, जो जो हो रहा है कंपनी के अंदर एग्जीक्यूट, ठीक है। इसको रिपोर्ट कौन कौन कर सकता है, CFO रिपोर्ट करेगा CEO को। CFO कौन होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। CMO रिपोर्ट कर सकता है, CMO जो है सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट का होता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, ठीक है ना, वो उसका हेड होता है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड समझ लो होता है COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सही है। इसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट का कोई HR मैनेजर हो सकता है, ठीक है ना, चीफ HR मैनेजर या तो CHR। वैसे CHR का नाम मैंने कभी सुना नहीं है इस तरह नाम से, तो हेड ऑफ HR डिपार्टमेंट कहते हैं उसको, ठीक है। सो ये HR डायरेक्टर, चलो HR डिपार्टमेंट का जो टॉप है वो कौन है, HR डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से भी कोई हो सकता है, या इसको उस डायरेक्टर से कंफ्यूज मत कर देना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से मतलब HR डिपार्टमेंट को चलाने वाला HR डायरेक्टर हुआ। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी हो सकता है, या कोई थर्ड पर्सन को भी आपने हायर किया वो भी हो सकता है, एंड अदर सीनियर लीडर्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें से ऐसा हो सकता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही कोई इसको चेयर कर रहा हो, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से अगर कोई चेयर कर रहा हो मार्केटिंग डिपार्टमेंट को, तो वो CMO भी कहला सकता है या मार्केटिंग डायरेक्टर भी कहला सकता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी कहला सकता है, या फिर मार्केटिंग डायरेक्टर भी कहला सकता है। क्लियर है। तो ये सब CEO को रिपोर्ट करेंगे, हर डिपार्टमेंट के जो हेड्स हैं, सही है। अच्छा, इन हर डिपार्टमेंट के हेड्स के अंडर आते हैं फिर, जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर लेट्स सपोज COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का सबसे हेड है। उसके अंडर आते हैं प्रोडक्शन मैनेजर, जिसके अंडर आते हैं प्रोडक्शन सुपरवाइजर, जिसके अंडर आते हैं वर्कर्स। तो वर्कर्स कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, सुपरवाइजर सुपरवाइज करेगा कि डेली टारगेट मीट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि सुपरवाइजर को जवाब देना है प्रोडक्शन मैनेजर को। वो प्रोडक्शन मैनेजर कहेगा क्या आप है ना, फॉर एग्जाम्पल 10-10 फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कॉन्फेक्शनरी कंपनी की, तो अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग असेंबली लाइंस बनी हुई है, जहाँ से माल गुजरता है, सारा बन के थैलियों में पैक हो रहा होता है। तो वहाँ एक एक प्रोडक्शन लाइन के अंदर अगर 10-10 लेबर काम कर रहे हैं, तो हर 10 लेबर के ऊपर एक सुपरवाइजर है, तो सुपरवाइजर रिपोर्ट करेगा प्रोडक्शन मैनेजर को, और वो 10 लेबर अलग अलग वो रिपोर्ट करेंगे सुपरवाइजर को। और अगर उनमें से कोई प्रॉब्लम कर रहा है तो सुपरवाइजर उसको हटवा देगा या खुद हटा देगा। अच्छा, सुपरवाइजर अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो प्रोडक्शन मैनेजर सुपरवाइजर बदल सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एम्प्लॉयज को, वो जो वर्कर्स हैं जो बिल्कुल फ्रंट लाइन वर्कर्स कहलाते हैं, जो कि प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो फ्रंट लाइन वर्कर्स जो हैं वो
समझते हैं सुपरवाइजर अच्छा नहीं, तो उसकी कंप्लेन बाईपास करके उसको, जाहिर है कंप्लेन उसको उसी को तो नहीं करेंगे ना, तो जिसकी कंप्लेन करनी होती है तो उससे ऊपर वाली पोजीशन को करते हैं। अच्छा जी, तो ये एक के अंडर एक, उसके अंडर एक, इस तरह से बना हुआ है। तो इसको यूं पढ़ना, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उसको उसके अंडर कौन कौन आते हैं, बीच में नाम लिखे हुए सबके। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो लीड करता है, कौन करता है, अब 1 का ए है चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, उसके अंडर कौन होता है, प्रोडक्शन मैनेजर, उसके प्रोडक्शन मैनेजर के अंदर प्रोडक्शन सुपरवाइजर, जिसके अंडर सारे प्रोडक्शन वो लाइन के मैनेजर वो काम कर रहे होते हैं, वर्कर्स काम कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद 1 का ए के बाद आ जाता है 1 का बी, सेल्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो जिसका लीडर कौन होता है, सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, या मार्केटिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, डायरेक्टर्स में से भी कोई एक बन सकता है ना, ये अगर बाहर से हायर नहीं करो तो उसके अंडर सेल्स मैनेजर आता है, जिसके अंडर सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स आता है। सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स भी वही होता है, फ्रंट लाइन। अच्छा, तो इसी तरीके से सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सेल्स के लोग भी हैं और मार्केटिंग के अलग लोग हैं। मार्केटिंग के लोग वो प्रोडक्ट को प्रमोट करने के काम आते हैं, और सेल्स के लोग उस चीज को मैनेज करते हैं कि किसी ने ऑर्डर दिया, वो ऑर्डर प्रोडक्शन वालों को प्लेस करें कि भाई इतना ऑर्डर माल का है तो उतना भिजवाना है, सही, ये सेल्स का काम है। तो ये अलग अलग, मार्केटिंग का टोटली काम है कि बिल बोर्ड्स लगवाए अपनी प्रोडक्ट्स के, मार्केटिंग बढ़ाई, सही, इस तरह से। फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट तीसरा है, जो सीईओ के अंडर आ रहा है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट का मैनेजर है जो इस डिपार्टमेंट का हेड है। इसी तरीके से फाइनेंस एंड अकाउंटिंग एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट है, जिसमें सीएफओ है। सो यू विल जस्ट रीड दैट ऑल। अब सीएफओ के का जो डिपार्टमेंट है, जो कि फाइनेंस डिपार्टमेंट कहते हैं या फाइनेंस एंड अकाउंटिंग डिपार्टमेंट बोल दो, सीएफओ के अंडर फाइनेंस मैनेजर है, जिसके अंडर फाइनेंस मैनेजर के अंदर भी हो सकता है कोई असिस्टेंट मैनेजर हो, वो तो डिपेंड करता है कितनी टॉल ऑर्गेनाइजेशन है, एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक, जितने भी हो। लेकिन सबसे जो बिलो होगा वो होगा फ्रंट लाइन का बंदा जो हैंड्स ऑन काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर जो हैंड्स ऑन काम कर रहा है वो क्या हो सकता है, वो चेक हो सकता है, चेक्स बनाता हो, जो फॉर एग्जांपल हमारे सप्लायर से जिनसे माल खरीदते हैं, उधार पे लेते हैं, फिर चंद दिन बाद उसका टाइम पूरा हो जाता है तो उसको चेक बना के दे रहे हैं, तो वो चेक लिखना, पूरा प्रिंट करना, साइन करवाना डिपार्टमेंट हेड से और वो फिर देना। या फिर फॉर एग्जांपल कोई ट्रांजेक्शन हुई उसको रिकॉर्ड करना कि बिजली का बिल भरा है, कितने का भरा है उसको, तो ये सारे काम फ्रंट लाइन, वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के फ्रंट लाइनर्स कौन होते हैं, अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव्स कहलाते हैं वो, ठीक है ना। तो अकाउंट्स एग्जीक्यूटिव जो हैंड्स ऑन होते हैं प्योर वर्क के साथ, लेकिन वो रिपोर्ट करते हैं अपने मैनेजर्स को, जो रिपोर्ट करते हैं अपने मैनेजर्स को, जो रिपोर्ट करते हैं अपने सीएफओ को, जो रिपोर्ट करता है सीईओ को, जो कि रिपोर्ट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्लियर है। फिर एचआर डिपार्टमेंट भी है। सो यू विल जस्ट रीड दिस ऑल, इसको रीड करने में ही अच्छा मजा आएगा। अब सिंपल हायरार्किकल स्ट्रक्चर्स क्या, मतलब लेवल्स ऑफ हायरार्की क्या होता है, ये जो हायरार्की हमने पूरी डिस्कस की ना, तो उसके अंदर एक टॉप लेवल होता है, सीईओ से गिन रहे हैं हम, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बाद देख रहे हैं हम, ठीक है ना, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो प्लान कर देते हैं ना पूरी स्ट्रेटेजी इस तरह चलनी है। अब वो जो पूरे साल जो कंपनी चल रही है उसके क्या मल्टीपल लेवल्स हैं, एक ये टॉप लेवल है, ठीक है ना, टॉप लेवल के बाद फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक आप मिडिल लेवल कह लो, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक थर्ड लेवल है। ये 3 लेवल जो मैंने ऐसे ही बना लिए, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल, और फिर फ्रंट लाइन। इसने 4th लेवल भी बनाया, फ्रंट लाइनर्स का भी बनाया हुआ है इसने, जो हैंड्स ऑन होते हैं, प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे होते हैं, या अकाउंटिंग बाकायदा पेपर वर्क कर रहे होते हैं, सारा ये सारे, ठीक है। तो टॉप पे आप जो है ना सीईओ को रख लो, ठीक है। तो इसमें कौन होता है, सीईओ कह लो, प्रेसिडेंट कह लो, या मैनेजिंग डायरेक्टर कह लो, एक ही बात है, ठीक है। मिडिल पे कौन है, अपने अपने डिपार्टमेंट मैनेजर्स, ठीक है। मिडिल पे कौन है, डिपार्टमेंट के हेड्स जो होते हैं, जैसे सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो सकता है, या सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हो सकता है, चाहे एचआर मैनेजर या एचआर डायरेक्टर हो सकता है। उसका थर्ड लेवल कौन सा है, लोअर लेवल, इसके अंदर उनके अंडर काम करने वाले मैनेजर्स होते हैं। उसके नीचे कौन सा है, 4th लेवल, ये कौन है, हर डिपार्टमेंट के अपने फ्रंट लाइनर्स होते हैं, फ्रंट लाइन ऑफिसर्स कह लो, या फ्रंट लाइन एग्जीक्यूटिव्स कह लो। एग्जीक्यूटिव का लफ्ज इसलिए यूज करना, एग्जीक्यूट करने वाले, बाकायदा फुटबॉल बनाने वाले एम्प्लॉयज, बाकायदा जो है ना पैक करने वाले, कोई पैकेजिंग करने वाले एम्प्लॉयज, ठीक है सारे। तो जब आप इसको देखोगे ना ये लेवल्स ऑफ हायरार्की को, तो इसमें टॉप हेडिंग पढ़ो, लेवल ऑफ हायरार्की क्या है, उसमें लोग कौन कौन है काम करने वाले, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और वो रिपोर्ट किसको करेंगे। अब मुझे बताओ, टॉप लेवल पे कौन है, सीईओ, वो किसको रिपोर्ट करेगा, ठीक है ना। डिपार्टमेंट मैनेजर्स किसको रिपोर्ट करेंगे, सही ना, सीएफओ है या सीओओ है या सीएमओ है, ये किसको रिपोर्ट करेंगे,
ये टॉप लेवल मैनेजमेंट मतलब सीईओ, ठीक है। लोअर लेवल मैनेजमेंट अपने ऊपर वालों को रिपोर्ट करेंगे, जैसे लोअर लेवल है मिडिल लेवल को रिपोर्ट करेंगे, मिडिल लेवल में ये सब आता है। क्लियर हो गया ना, अंडरस्टैंड इट। अब आ जाता है अगला टॉपिक, चेन ऑफ कमांड, इसी में रहते हुए। चेन ऑफ कमांड इसे कहते हैं कि आपकी कमांड किस तरीके से ट्रेवल डाउन करती है। आप फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उसकी हायरार्की जो मैंने बताई पूरी, तो इसमें कमांड यू ट्रेवल डाउन करती है, राइट। तो ये चेन ऑफ कमांड है, सही है। कमांड नीचे से ऊपर नहीं जा रही होती, ऊपर से नीचे फ्लो हो रही होती है। और नीचे से ऊपर क्या फ्लो हो रही होती है, बताओ चीज। ये काम दे रहे हैं और ये लोग रिपोर्ट कर रहे हैं अपना काम। रिपोर्ट करना मतलब काम करके देना और काम का जवाब दे होना। क्लियर है। सो चेन ऑफ कमांड के अंदर अब ये जाहिर है ये एक एक बंदा नहीं है। फॉर एग्जांपल टॉप पे सीईओ क्या, तो चलो उधर पे सीईओ तो एक ही बंदा है, लेकिन इसके नीचे एक बंदा नहीं है, बहुत सारे अफराद हैं मिडिल लेवल में, उनके नीचे और बहुत सारे अफराद हैं, उनके नीचे और बहुत सारे अफराद है, राइट। और ये हो सकता है लोअर भी 3-4 लेवल में टूटी भी हो, कि अगर आपका सीईओ है उसके नीचे सबसे पहले जनरल मैनेजर है, मैनेजर के जनरल मैनेजर के नीचे फिर जो है ना प्रोडक्शन मैनेजर है। फॉर एग्जांपल सीईओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है, उसके नीचे जीएम प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का जनरल मैनेजर, उसके नीचे जो है प्रोडक्शन मैनेजर है, उस प्रोडक्शन मैनेजर के नीचे कटिंग का मैनेजर अलग है, स्टिचिंग का मैनेजर अलग है, कपड़े को काटने कटिंग करने वाली लाइन अलग है, उसके नीचे सुपरवाइजर्स हैं, उसके नीचे फिर आपके एक्चुअल वो जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं फ्रंट लाइन वर्क आ रही है। तो ये आपके ये सारे तो सुपरवाइजर्स तक यहाँ हो गया, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स, तो कितने सारे लेवल्स बन गए बीच में ही, ठीक है ना। तो लेवल तो वो डिपेंड करता है कितनी टॉल है ऑर्गेनाइजेशन। टॉल होती है मतलब बहुत ज्यादा, जिसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं, और फ्लैट होती है जिसमें एक मेन बंदा है, उसके नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो ये फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन होती है। उसको अभी देखेंगे। चेन ऑफ कमांड का मतलब कि आपकी हायरार्की में अथॉरिटी कौन है, उसके अंडर कौन है, तो वो उसको कमांड करेगा, और जो अथॉरिटी है उसके अंडर जो है वो रिस्पॉन्सिबल किस टास्क के लिए, और उन टास्क को परफॉर्म करके रिपोर्ट अपनी अथॉरिटी को करेगा। फिर अथॉरिटी खुद जो है वो भी रिस्पॉन्सिबल है किसी चीज के लिए, वो नीचे वाले के लिए रिस्पॉन्सिबल है, राइट। तो वो उसकी परफॉर्मेंस को ओवरऑल सुपरवाइज करके फिर और ऊपर रिपोर्ट करेगा, ठीक है। ये चेन ऑफ कमांड इस तरह चलते हैं। तो चेन ऑफ कमांड के अंदर हर स्टेप पे किसी ना किसी दर्जे की डिसीजन मेकिंग होती है, किसी ना किसी दर्जे की कम्युनिकेशन हो रही होती है आपस में, कि भैया आपका काम है, उन्होंने काम करके दिया सर, इसके अंदर ये प्रॉब्लम, सही। तो वो कम्युनिकेशन हो रही होती है, और अकाउंटेबिलिटी हो रही होती है काम के बारे में, अपने टाइम के हवाले से। भाई हमने आपको इतनी रिसोर्सेज दी, उससे आपने कितना बनाया, पता चला बहुत वेस्टेज हुआ, क्योंकि ज्यादा वेस्टेज हुआ है। अगर एक सुपरवाइजर ने देखा कि उसके 10 वर्कर्स वेस्टेज ज्यादा कर रहे हैं, तो उसको पता है मेरा मैनेजर मुझे पकड़ लेगा, तो वो फाइंड आउट करेगा कि इसने सबसे किस एम्प्लॉय ने सबसे ज्यादा वेस्टेज किया, उसको ट्रेनिंग पे भेजेगा या उसको निकलवा देगा कि नहीं यार इससे नहीं हो रहा है, बहुत वेस्टेज कर रहा है, क्योंकि वो सुपरवाइजर भी फंसेगा। इस तरह सारे 4-5 सुपरवाइजर्स हैं, उनको लग रहा है मैं फंसूंगा, मेरा ऊपर का मैनेजर मुझे छोड़ेगा नहीं। उस मैनेजर को पता है कि ये एक अकेला सुपरवाइजर नहीं, मुझे 5 को देखना है, इन 5 की वेस्टेज जमा होकर मुझे सबकी वेस्टेज का हिसाब जवाब दे होना है, उससे ऊपर वाला और बड़े पैमाने पे जवाब देगा। तो ये चेन ऑफ कमांड, ऊपर से कमांड मतलब उतरना, कि किस तरीके से इंस्ट्रक्शंस आपकी फ्लो डाउन होंगी हायरार्की के अंदर। द लॉन्गर चेन ऑफ कमांड इंडिकेट्स अ टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जितनी लंबी चेन ऑफ कमांड होगी मतलब उतने आपके लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के अंदर रहते हुए। तो जितने ज्यादा लेवल्स होंगे उतनी लंबी चेन ऑफ कमांड होगी, तो उतनी ज्यादा आप कह सकते हो टॉल ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। अब जितनी टॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके फायदे नुकसान तभी आगे देख लेंगे। जैसे एक के कुछ हुआ है तो वो मल्टीपल लेवल से गुजर के पहुंचेगा, ऊपर तक रिपोर्ट होगा इंसिडेंट कुछ भी, तो लेट हो सकते हैं कम्युनिकेशन। लेकिन फायदा ये भी हो सकता है एक के अंडर कोई 10 अफराद नहीं है, 3 ही अफराद एक बंदे के अंडर, तो अच्छे से मैनेज कर पाएगा, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर टॉल ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा टॉल है तो हर बंदे के नीचे बहुत ज्यादा लोग नहीं है। अगर 50 लोग हैं उसको हम 10 लेवल्स में डिवाइड करें तो हो सकता है एक के नीचे 2, फिर उन 2 के नीचे 2 फिर उन 2 के नीचे 4 हो, तो मल्टीपल लेवल्स है। लेकिन अगर एक के नीचे 2 हो और उन 2 के नीचे फिर बाकी जो है ना 22 अफराद हो, तो 22 अफराद एक बंदे को देखना बहुत ज्यादा, वो बहुत वाइड हो जाएगा और बहुत शॉर्ट स्ट्रक्चर और वाइड हो जाएगा। फायदा ये कि फौरन 2 लेवल्स पे रिपोर्ट हो जाएगा, कुछ भी होगा इंसिडेंट, कोई अच्छा बुरा जो भी है, या कोई भी मसला है तो वो ट्रीट हो जाएगा फौरन। लेकिन नुकसान क्या है कि इतनी ज्यादा मैनेजमेंट करेंगे कैसे, तो फायदे नुकसान दोनों तो हम देखेंगे, ठीक है।
फिलहाल हम चेन ऑफ कमांड के बारे में देख रहे थे। तो टॉल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और फ्लैट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। फ्लैट का मतलब बिल्कुल फ्लैट नहीं कि एक बंदा है उसके नीचे सारे हैं। टॉल की बनिस्बत फ्लैटर, जैसे 4-5 लेवल्स हैं अगर, उसकी बनिस्बत 2 लेवल्स, उसकी बनिस्बत फ्लैटर है। इसी तरीके से 5 लेवल वाला 15 लेवल वाली ऑर्गेनाइजेशन की बनिस्बत फ्लैटर है। 15 लेवल्स हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीईओ से लेकर फ्रंट लाइनर तक 15 स्टेजेस अगर, तो उसकी बनिस्बत जो 5 स्टेजेस वाला है वो फ्लैटर है। समझ रहे हो? आप एक को देख के ये नहीं कह सकते एकदम फ्लैट है। तो फ्लैट स्ट्रक्चर में तो फिर 2 भी लेवल नहीं होंगे, एक ही लेवल होगा कि हम सब साथ बैठ के साथ काम, वो तो फिर पार्टनर्स होते हैं, सारे पार्टनर्स एक साथ काम करें, 5 पार्टनर्स एक साथ काम करें, जो भी प्रोडक्ट होगा 5 डिवाइड करेंगे और काम एक ही नौयत का, कोई किसी को रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो बिल्कुल ही फ्लैट स्ट्रक्चर हो गया, एक ही लेवल, राइट। तो एक के नीचे अगर कुछ अफराद होंगे तो वो भी थोड़ा तो टॉल हुआ ना, लेकिन फिर भी उसको फ्लैट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उससे ज्यादा टॉल स्ट्रक्चर की बनिस्बत ये फ्लैटर है, मोर फ्लैट। उससे ज्यादा टॉल स्ट्रक्चर से ज्यादा टॉल भी हो सकता है कोई, जिसकी बनिस्बत वो जो सेकंड वाला है वो फ्लैटर होगा। क्लियर हो रही है बात मेरी? तो टॉल स्ट्रक्चर, फ्लैट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है और उसके फवायद और नुकसान। जैसे टॉल स्ट्रक्चर के कुछ फायदे यहाँ लिखे हुए हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर के फायदे यहाँ लिखे हुए हैं, फिर टॉल स्ट्रक्चर के कॉन्स नुकसान यहाँ लिखे हुए हैं, और मतलब टॉल स्ट्रक्चर और फ्लैट स्ट्रक्चर के नुकसान यहाँ लिखे हुए हैं। सही। जैसे फ्लैट स्ट्रक्चर का एक नुकसान देखो, ओवरबर्डन। बेचारा जो मैनेजर है जिसके नीचे 10 लोग हैं वो ओवरबर्डन हो जाएगा। कितने लोगों का की रिपोर्ट, भाई हर बंदा खुद रिपोर्ट कर रहा है, 10 अलग अलग बंदे रिपोर्ट तो कर रहे हैं, लेकिन जिसको रिपोर्ट कर रहे हैं वो तो अकेला ही है। तो इट्स लाइक एक टीचर अगर 4 क्लासेस की अकेला कॉपी चेक कराओ कितना वर्कलोड हो जाएगा। तो ये बहुत फ्लैट स्ट्रक्चर हुआ, राइट। लेकिन इसके ये नुकसान है फ्लैट स्ट्रक्चर के, फायदे भी हैं लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। इमीडिएटली मैनेजर जो है किसी भी एम्प्लॉय को कहीं से कहीं कर सकता है। ये नहीं कि वो अपने सबऑर्डिनेट को, मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को कुछ बताएगा, जो उसका सबऑर्डिनेट अपने सबऑर्डिनेट को कुछ बताएगा, जो अपने सबऑर्डिनेट को कुछ बताएंगे, फिर जाके फ्रंट लाइनर्स तक कोई बात पहुंचेगी। हर मैनेजर के नीचे वाला बंदा सबऑर्डिनेट होता है उसका, ठीक है ना। तो ये बहुत, जितना टॉल स्ट्रक्चर होगा उतना डिले हो जाएगा ना, फ्लेक्सिबल नहीं रहेगा उतना फिक्स हो जाएगा। सही। जितना ज्यादा एक ही बंदे के नीचे तो वो कभी भी कुछ भी करवा सकता है किसी से भी, पर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो नहीं हो सकती ऐसे ज्यादा, क्योंकि एक बंदे के नीचे बहुत सारे अफराद है ना, तो फिर लिमिट होगा ना बंदे का, वो बंदा ओवरबर्डन हो जाएगा तो काम स्लो हो सकता है। लेकिन कम्युनिकेशन तेज होती है, ये फायदा है फ्लैट स्ट्रक्चर का कि फौरन बात पहुंच जाती है, मल्टीपल लेवल्स नहीं है ना। तो ये फायदे नुकसान पढ़ोगे समझ में आ जाएगा। ये देखो, ये टॉल स्ट्रक्चर है, ये फ्लैटर स्ट्रक्चर है निस्बतन। टॉल स्ट्रक्चर में लॉन्ग चेन ऑफ कमांड, और नीचे से ऊपर नहीं जा रही, हाँ कमांड ऊपर से नीचे कमांड आ रही है और नीचे से ऊपर रिपोर्ट हो रही है, ठीक है। फ्लैटर स्ट्रक्चर की चेन ऑफ कमांड छोटी है, ठीक है। ये स्पैन ऑफ कंट्रोल कहलाता है कि एक बंदे के नीचे कितने अफराद हैं। यहां पर वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल है, एक ही बंदे के नीचे 6 अफराद हैं, तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है कि एक ही मैनेजर को जो है 10 लोगों को देखना है, तो उसका जो स्पैन है, स्पैन ऑफ कंट्रोल है बहुत ज्यादा लोगों को कंट्रोल कर रहा है अकेला, तो ओवरबर्डन हो सकता है। जबकि टॉल ऑर्गेनाइजेशन में स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा हो सकता है, एक के नीचे 2 है या 4 है ज्यादा था, फिर उन चारों के नीचे हर एक के नीचे 3-3, 2-2 अफराद और हैं, तो सबके स्पैन ऑफ कंट्रोल छोटा है, तो अच्छा परफॉर्म कर सकते। लेकिन इसके अंदर डायरेक्टली वर्क पहुंच रहा है आपके मैनेजर को, फ्रंट लाइनर के बीच में बहुत सारे लोग नहीं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट हेड है, ठीक है। जैसे सारा वाले के अंदर देखे तो उसमें तो डायरेक्ट ओनर था, 2-4-5 बंदे उसके ऊपर डायरेक्ट ओनर है, तो एकदम ही फ्लैट स्ट्रक्चर है, तो फॉरन ओनर तक पता चल जाती है बात, इतना डिले नहीं होता। लेकिन बड़ी कंपनीज के लेवल पे ये बड़ा मुश्किल काम, आपको टॉल स्ट्रक्चर की तरफ ही जाना पड़ता। स्पैन ऑफ कंट्रोल भी समझते हो, जो मैंने बता दिया, एक इसके अंदर इलस्ट्रेशन का बता दिया, पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड। रिलेशनशिप बिटवीन चेन ऑफ कमांड एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल सीधा है, जितनी टॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी उतनी लंबी चेन ऑफ कमांड होगी, जितनी लंबी चेन ऑफ कमांड होगी उतना छोटा, उतना शॉर्टर स्पैन ऑफ कंट्रोल होगा। जितनी टॉल ऑर्गेनाइजेशन होगी, ठीक है ना, उतनी लंबी चेन ऑफ कमांड है, तो हर बंदे के नीचे जो अफराद है फिर वो कम होते रहे। उसी ऑर्गेनाइजेशन को अगर शॉर्ट कर दो तो अफराद बढ़ जाएंगे। 50 लोग हैं टॉल ऑर्गेनाइजेशन में, उनको अगर हम 5 लेवल्स के अंदर डिवाइड करें तो हर बंदे के नीचे कम कम अफराद होंगे निस्बतन उसके कि 50 अफराद को 2 लेवल्स में डिवाइड करें, एक बंदे के नीचे 49 अफराद आ जाएंगे डायरेक्ट, ठीक है ना। तो चेन ऑफ कमांड तो इतनी सी हो गई, लेकिन स्पैन ऑफ कंट्रोल कितना बड़ा हो गया उस अकेले बंदे का, सही है। उसमें कोई बहुत अच्छी बात नहीं मेरा कंट्रोल यहां से यहां तक सब पे है,
वो तो तब भी होता है जब आप इतने टॉल ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ऊपर होते, तब भी सारा ट्री तो आपके नीचे ही था ना। सारी हायरार्की कहलाती है, जो एक के नीचे एक जो होता है ये हायरार्की कहलाती है। वो हायरार्की तब भी आपके नीचे थी, लेकिन अभी डायरेक्टली आपके नीचे इतने सारे अफराद आप कैसे कंट्रोल करोगे? क्लियर हो रही है? अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसको बहुत दूर से देखे तो वो टॉल लग सकती है, लेकिन करीब जाए तो उसका एक डिपार्टमेंट हो सकता है हमें फ्लैट लगे। कि देखने में बहुत दूर से सीएफओ है, सीएफओ के नीचे 10 डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है ना, या 5 डिपार्टमेंट्स हैं। हर डिपार्टमेंट के नीचे, हर डिपार्टमेंट का एक हेड है जिसके नीचे 2-2 3-3 मैनेजर्स हैं। हर मैनेजर के नीचे जो है ना, मिसाल के तौर पे असिस्टेंट मैनेजर है 3-3 4-4, फिर हर असिस्टेंट मैनेजर के नीचे मिसाल के तौर पे 12-12 एसओ वो है फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं। तो उस एसोसिएट मैनेजर को खाली देखोगे ना, वो असिस्टेंट मैनेजर को, उस बंदे अकेले बंदे को 12 लोगों को देखना पड़ा, तो उसका बड़ा, उस इतने से हिस्से को देखोगे तो आप कहोगे कि यार ये बड़ा फ्लैट है। ये एक जगह खाली असिस्टेंट मैनेजर से फ्रंट लाइनर पे हम फौरन स्विच मारते हैं। हमें असिस्टेंट मैनेजर के बीच में सुपरवाइजर डालना है जो फ्रंट लाइनर को मैनेज करे, ताकि असिस्टेंट मैनेजर खाली 2 सुपरवाइजर्स को देखे और वो 2 सुपरवाइजर्स के नीचे 5-5 अफराद हो, क्योंकि इससे असिस्टेंट मैनेजर पे ओवरबर्डन होता है। ऐसा भी नहीं है कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन फ्लैट हो, पूरी ऑर्गेनाइजेशन ऐसा हो सकता है टॉल हो, लेकिन उसके अंदर कोई एक डिपार्टमेंट के अंदर कोई एक असिस्टेंट मैनेजर है जिसमें अफराद ज्यादा हो सकते हैं। तो कोई एक स्पेसिफिक एरिया भी हो सकता है जिसके अंदर जो है ना स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ गया किसी का। स्पैन ऑफ कंट्रोल बढ़ने से डायरेक्ट कंट्रोल तो बढ़ जाता है, लेकिन याद रखना बर्डन भी बढ़ जाता है कि बहुत ज्यादा लोगों को आपको अकेले को चलाना पड़ रहा है। जरूरी है ना बात अभी तक? एडवांटेजेस ऑफ अ शॉर्ट चेन ऑफ कमांड एंड वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। जब चेन ऑफ कमांड छोटी होती है और स्पैन ऑफ कंट्रोल वाइडर होता है तो उसके क्या फायदे हैं? ऑर्डर फौरन, इंस्ट्रक्शंस फौरन पहुंच जाती है एम्प्लॉयज तक, ठीक है ना। एम्प्लॉयज डायरेक्टली रिपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा स्टेजेस नहीं होते ऑनर्स तक पहुंचने के लिए, ठीक है ना। और आपका मतलब आपके आंखों के सामने सारे वो जो है ना एम्प्लॉयज काम कर रहे होते हैं। तो कुछ यहाँ पर लिखी हुई है कि सारे फायदे कि क्विक होता है प्रोसेस, कि मैनेजर का कंट्रोल ज्यादा होता है क्योंकि बहुत सारे स्टेजेस, मैनेजर का फ्रंट लाइन वर्कर्स के साथ ताल्लुक बहुत करीबी हो जाता है ना, तो फौरन कंट्रोल कर सकते हैं उनकी परफॉर्मेंस को। ये नहीं कि किसी की परफॉर्मेंस की कोई अच्छाई या बुराई बहुत लेट पहुंच रही है, या ये नहीं कि किसी का पता चला कि यार ये वीक परफॉर्मर है, यार इसकी मुझे बात करनी पड़ेगी हमारे मैनेजर से कि एक ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करें जिसमें उनको ट्रेन करना होगा। अब मैनेजर कब मिले कब बात हो, लेकिन अगर वो मैनेजर के बीच में सुपरवाइजर ना हो तो डायरेक्टली देखता कि यार सही परफॉर्म नहीं कर रहा, इसको ट्रेनिंग प्रोग्राम एक मैं खुद ही लॉन्च करता हूँ, फौरन इसको ट्रेनिंग करवाओ, सही। तो वो क्विक हो जाता ना। सो जितना टॉल होता है उतना स्लो होती है डिसीजन मेकिंग। ये पढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा पूरा, इसमें कुछ रिपीट करने वाले नहीं। केस स्टडी है, एक्टिविटी है, ठीक है ना, उस एक्टिविटी को आपने सॉल्व करना है। अगेन मैंने जगह नहीं दी हुई इस एक्टिविटी को सॉल्व करने की, तो अपने रफ पेज के ऊपर इसको सॉल्व करके इसके ऊपर स्टेपल कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर आप लोगों के फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए, या फिर चाहो तो उस एक्टिविटी को साइड पे सॉल्व करने की, क्योंकि पेज की साइड की जगह खाली है ना, तो साइड पे सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड इंटर रिलेशनशिप बिटवीन पर्सनल। अब ये इनफ सेड ऑलरेडी, सीईओ या एमडी बोल दो, उसका रोल क्या है? जो कंपनी की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन उसको मिली हुई होती है उसको इंप्लीमेंट करता है। वो उसको इंप्लीमेंट, कंपनी को किस डायरेक्शन में लेके जाना है उसको उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए गोल्स बनाता है और वो गोल्स अचीव करवाता है अपने अंडर जो उसके डिपार्टमेंट हेड है, ठीक है, उनसे। बड़ी मेजर डिसीजन मेकिंग इसके हाथ में होती है एग्जीक्यूशन को लेकर, ठीक है, और रिपोर्ट करता है ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो उनके साथ इसका लिंक होता है। तो इंटर रिलेशनशिप क्या है इसका इंटर रिलेशनशिप है कि द सीईओ रिपोर्ट्स टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और अपडेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस कैसी जा रही है हर डिपार्टमेंट की, ठीक। तो मैनेजर्स का क्या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका रिलेशनशिप किसके साथ है? मैनेजर्स का रिलेशनशिप सीईओ के साथ हो सकता है। एट टाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि मैनेजर्स को डायरेक्टली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही बुला ले, लेकिन सीईओ को कॉन्फ्रेंस में रख के ही होगा काम। सुपरवाइजर्स का क्या होता है? तो ये अलग अलग लेवल्स बने हुए, जस्ट रीड इट। इसको सिर्फ नॉलेज एक्यूमुलेशन के तौर पे रीड करना, आपके जहन में एक्यूमुलेट होती जाएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें रिपीटेटिव होंगी। फिर आ जाते हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट पे। मैनेजमेंट का बेसिकली रोल आपके जहन में क्या आता है? आप सीईओ से थोड़ा नीचे उतरते हैं, ठीक है ना। सीईओ को भी भले मैनेजमेंट का हिस्सा बना लो। अगर आप डायरेक्टर्स की नजर से देखो तो सीईओ क्या है? एक सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मैनेजिंग डायरेक्टर है कि अपने नीचे के लोगों को मैनेज करता है। फिर सीईओ के नीचे वाले भी सीईओ की नजर में वो मैनेजर्स हैं। सीएफओ भी एक मैनेजर है सीईओ की नजर में कि वो अपने डिपार्टमेंट को मैनेज कर रहा है। सीएफओ के नीचे जो फाइनेंस मैनेजर है वो सीएफओ की नजर में मैनेजर है।
तो ये सब मैनेजर्स ही कहलाए जो आपके टॉप, मिडिल और लोअर टेयर्स के अंदर आते हैं। फ्रंट लाइन वर्कर्स, बस फ्रंट लाइन वर्कर्स हैंड्स ऑन होते हैं, डीप वर्क है, और वो सारे ऊपर रिपोर्ट कर रहे होते हैं काम को, ठीक है। बाकी ऊपर सारे मैनेजर ही हैं, कोई टॉप मैनेजर है, कोई मिडिल है, कोई लोअर है। क्लियर? सो इनका काम होता है, मैनेजर्स का काम होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कमांडिंग। प्लान करना मतलब गोल्स बनाना, डायरेक्शन फराहम करना, टारगेट्स देना, ठीक है। ऑर्गेनाइजिंग मतलब जो टारगेट्स दिए उसके लिए रिसोर्सेज फराहम करना, रिसोर्सेज को भी तो ऑर्गेनाइज करके फराहम करेगा ना। टीम्स को ऑर्गेनाइज करेंगे मैनेजर्स कि जो काम करेंगे, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को ऑर्गेनाइज करेंगे कि कौन किसके नीचे होगा, कौन किसकी कमांड को फॉलो करेगा, और जब हमें रिपोर्ट करेगा तो कौन किसको रिपोर्ट करेगा, और जो किसको रिपोर्ट करेगा, पूरा ये सब ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए, ऑर्गेनाइज करने में आ जाता है। कोऑर्डिनेटिंग, फिर एक टीम को दूसरी से कोऑर्डिनेट कराना, ये उसके जो टॉप लेवल के मैनेजर हैं उसके नीचे के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि टीम्स की कोऑर्डिनेशन कैसे करानी है, सही, लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन कैसे करानी है। उन मैनेजर से ऊपर के मैनेजर जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं वो डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट कराते हैं कि किस तरीके से एक सीएमओ, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, जो उसके सेल्स मैनेजर है, उसको कोऑर्डिनेट कराता है प्रोडक्शन मैनेजर के साथ कि ये डिमांड लेके आएगा और तुम वो प्रोड्यूस करोगे। क्लियर है? ये कोऑर्डिनेशन इनका काम होता है। कमांड करना इनका काम होता है कि लीड करते हैं एम्प्लॉयज को मैनेजर्स। हर लेवल का मैनेजर अपने एम्प्लॉयज को लीड करता है, कमांड करता है, राइट। तो ये किसी एक मैनेजर की बात नहीं हो रही कि भैया हर लेवल का मैनेजर अपने नीचे वालों को किस तरीके से कमांड करता है। हर मैनेजर अपने नीचे वालों को कंट्रोल कर, कमांड करना मतलब इंस्ट्रक्शंस फराहम करना, उन इंस्ट्रक्शंस को फराहम करना, गाइडेंस देना। और कंट्रोलिंग का मतलब ये कि जो गाइडेंस फराहम की और जो इंस्ट्रक्शंस दी, फिर उसको इवेल्युएट करना कि क्या उन पर काम हो रहा है कि नहीं, क्या टारगेट्स अचीव हो पा रहे हैं कि नहीं। क्लियर है? ये होता है कंट्रोल, ठीक है। तो कंट्रोल्स, बाकायदा कंट्रोल सेट किए जाते हैं कि पर डे पर जो है लेबर 10 जीन्स की पैंटें सिल जानी चाहिए, पर डे पर वर्कर 10 जीन्स की पैंटें सिलनी चाहिए। तो ये एक इनका कंट्रोल सेट हुआ या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर सेट हुआ। तो जिसने कर ली तो सुपरवाइजर कहेगा हाँ इसने टारगेट अचीव कर लिया, जिसने ज्यादा बना लिया टारगेट से ऊपर चला गया, जिसने कम बनाई ये शॉर्ट ऑफ टारगेट है। तो जिसने टारगेट से ऊपर अचीव की तो देखा अगर ऐसे ज्यादा लोग हैं जो टारगेट से ऊपर अचीव कर रहे हैं, उस दिन उनको बोनस दे दिया। फिर अगले महीने टारगेट जो सेट हुआ उसमें 12 जीन्स की पैंटें रखी कि इस महीने का पर पर्सन टारगेट जो है ना 12 जीन्स की पैंट है, और इससे ऊपर जो आएगा उसको बोनस मिलेगा। क्लियर है? इस तरीके से करके सुपरवाइजर्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। इसी तरह सुपरवाइजर को भी टारगेट मिले हुए होते हैं, उसको कंट्रोल उसका मैनेजर कर रहा होता है। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? आफ्टर दिस ऑल यू विल इजीली जस्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट। एक केस स्टडी है, अ डे इन द लाइफ ऑफ मिस्टर शहजाद द फाइनेंस मैनेजर। इंपॉर्टेंस ऑफ डेलीगेशन। डेलीगेशन की क्या अहमियत है? ट्रस्ट वर्सेस कंट्रोल। देखो आप डेलीगेट करते हो ना कि जब तो किसी इंप्लॉय को काम, अपना किसी सबऑर्डिनेट को काम डेलीगेट कर रहा है कोई मैनेजर, तो उस पर ट्रस्ट कर रहा है, उस काम को लेकर करना पड़ेगा ट्रस्ट। ट्रस्ट नहीं करोगे तो आप फारिग कैसे होगे दूसरे अच्छे और मजीद इंपॉर्टेंट कामों के लिए? आप फारिग कैसे होगे? जब सारी जंगें आपने लड़नी है तो फिर तो बिजनेस बहुत स्लो हो जाएगा। आप इंपॉर्टेंट काम करो और लेस इंपॉर्टेंट टास्क डेलीगेट कर दो। तो आप जब काम डेलीगेट करते हो तो आपको ट्रस्ट भी करना पड़ता है कि ये काम करके देगा, क्योंकि इसको हमने इतनी ट्रेनिंग्स दी है तो काम करके देगा। और शुरू में शायद एरर्स करे तो हम इसको सिखाएंगे, फिर एक वक्त आएगा ये काम इजीली हैंडल कर लेगा। तो ट्रस्ट है ना। लेकिन सिर्फ ट्रस्ट इज नॉट एवरीथिंग। कंट्रोल भी होना चाहिए ट्रस्ट के साथ साथ, इसका बैलेंस होना चाहिए। ट्रस्ट भी करो, यही नहीं कि सारा काम जब काम डेलीगेट करके उसके सर पे खड़े, तो इतनी में तो आप ही काम कर लेते अगर पूरे टाइम सर पे खड़े रहना तो। ट्रस्ट तो करो, साथ में कंट्रोल भी करो कि उसके कोई की परफॉर्मेंस मेजर्स बनाओ कि इसकी परफॉर्मेंस को मैं टेस्ट कैसे करूंगा कि इसने सही परफॉर्म किया कि नहीं किया, ठीक है। तो वो मेजर जो आप सेट करते हो वो कंट्रोल के, तो इन दोनों का बैलेंस, परफॉर्मेंस और कंट्रोल का जो बैलेंस होता है वो आपका डेलीगेशन, एक इफेक्टिव डेलीगेशन कहलाता है कि आपने पुरअसर डेलीगेशन की है काम की। तो मैनेजर, अच्छा मैनेजर वही होता है जो काम को अच्छे से डेलीगेट कर सके। डेलीगेशन के एक मैनेजर को क्या फायदा है भाई? वर्कलोड कम हो जाता है उसका, वो और इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस कर सकता है, वो अपनी टाइम मैनेजमेंट अच्छी कर सकता है। जब अलग अलग लोगों को डेलीगेट कर देता है टास्क तो अपने टाइम को और बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकता है कि भाई मुझे इस टीम से ये वाली रिपोर्ट चाहिए, उस टीम से वो रिपोर्ट, फला टीम से मुझे जो है ना उनके ग्राफिक्स डिजाइन की रिपोर्ट चाहिए, फला टीम से मुझे जो है ना उन्होंने कोड लिखा उसकी रिपोर्ट लेनी है, इस टीम से जो है कस्टमर को लेके आने वाली रिपोर्ट, कितने आपने बिजनेस डेवलप किया, कितना बिजनेस डेवलप करके दिया, मतलब कोई कस्टमर मजीद आया उससे वो रिपोर्ट लेनी। तो अलग अलग रिपोर्ट्स लेनी, तो उसने अपना सेट कर लिया पूरा टाइम फ्रेम।
और उसके अलावा उसने खुद क्या काम करना है, उसने फाइनेंस अरेंज करना है, उसने मजीद हायरिंग करनी है। तो अगर एक ही मैनेजर के अंदर तमाम डिपार्टमेंट्स का एक एक बंदा है, एक ही बंदा है जो बिजनेस डेवलपमेंट का, एक बंदा है ग्राफिक्स डिजाइन का, एक बंदा, तो इतनी छोटा बिजनेस भी तो हो सकता है ना। तो डेलीगेशन से उसको क्या फायदा, उसका टाइम इफेक्टिवली मैनेज होगा, फिर वो कोर टास्क के ऊपर, वो और इंपॉर्टेंट टास्क के ऊपर ध्यान दे सकता है, फिर उसकी स्किल्स की अच्छी यूटिलाइजेशन होगी। मैनेजर है तो सीनियर हो चुका है, वो हर काम खुद नहीं करेगा, वो डेलीगेट करेगा, उससे उसको क्या फायदा, वो अपने आप को फिर और बेहतर और मोर कॉम्प्लेक्स कामों के लिए स्किल करेगा। तो ऐसा इंसान जो डेलीगेट अच्छा करता है, ऐसा मैनेजर, उसको एक और फायदा है कि वो मोटिवेटेड रहता है अपने काम में, क्योंकि जो काम को कर करके बोर हो गया तो अपनी जॉब को, अपने वर्क को वो और एनरिच कर सकता है और अपने आप को स्किल डेवलप कर सकता है। कैसे, डेलीगेट, जैसे काम डेलीगेट करेगा टाइम बचेगा तो और इंप्रूव कर सकता है, तो उसको कैरियर ग्रोथ भी नजर आएगी। फिर जब कैरियर ग्रोथ नजर आएगी तो और मोटिवेट होगा और अपने लीडरशिप स्किल्स डेवलप करेगा। जो डेलीगेट करेगा तो उसकी लीडरशिप उसके अंदर आएगी ना, तो लीडरशिप स्किल्स का भी काम हो सकता है। जरूरी थोड़ी जिंदगी भर जॉब करेगी मैनेजर बना, हो सकता है कल को किसी ऑर्गेनाइजेशन का ओनर बने, उस दिन उसको ये लीडरशिप स्किल्स काम आएंगे कि काम निकलवाना करवाना कैसे होता है। अच्छा, डेलीगेशन के सबऑर्डिनेट्स को भी फायदे हैं, मैनेजर को तो फायदे हैं, सबऑर्डिनेट्स को भी फायदे हैं। सबऑर्डिनेट्स के ऊपर ट्रस्ट किया जा रहा है, एक नया काम दिया जा रहा है तो उनके स्किल्स बढ़ रहे हैं, सही है, उनकी ग्रोथ हो रही है, वही जो उसको फायदे हैं इनको भी फायदे हैं। उनको जॉब सेटिस्फेक्शन मिले कि हमें ट्रस्ट में लिया जा रहा है, हमें मजीद कोई वर्दी काम मिल रहा है, उनके स्किल्स को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। सबऑर्डिनेट्स को ये फायदा है ना कि किसी नए काम को लेने के लिए उनको ट्रेनिंग दी जा रही है सब। तो इसका बैलेंस जरूरी है, डेलीगेशन करने के लिए ट्रस्ट और कंट्रोल का बैलेंस जरूरी है, और डेलीगेशन फायदेमंद है, हमने बता दिया किस वजह से। तो ट्रस्ट और कंट्रोल का अगर बैलेंस होगा तो आप देखो, टू मच कंट्रोल अगर दे दोगे ना किसी को, टू मच कंट्रोल सभी खुद कर रहा है तो हो सकता है इतना एफिशिएंट ना करो। 100% कंट्रोल आपने उसको नहीं दे देना, सही है, आपने उस पर ट्रस्ट करना है, लेकिन 100% नहीं दे ट्रस्ट कर देना कि बस तू खुद ही माल भिजवा दो सप्लायर को और कस्टमर को। भाई आप टेस्ट भी करोगे माल कैसा है उसका। एक क्वालिटी एश्योरेंस का मैनेजर रखा हुआ है ना, और पिज्जाज बन रहे हैं, तो क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर पहले देखेगा, अश्योर करेगा सही क्वालिटी का बनाए, चखेगा नहीं उसमें से, बाजार सही है, फिर कहेगा आप डिलीवर कर दो। अगर ऐसा ना हो, सारा कंट्रोल डिलीवर, बस वो जिसने बनाया पिज्जा बनाया उसने ही डिस्पैच कर दिया ऑर्डर, तो बीच में कोई और नहीं है, हो सकता है वो क्वालिटी कंट्रोल ना हो। फिर अगर बिल्कुल ही कंट्रोल बहुत अच्छा, ये तो मैं ट्रस्ट की बात कर रहा था, कंट्रोल की बात नहीं कर रहा था, सॉरी, बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं कर सकते आप, कंट्रोल का लफ्ज नहीं, बहुत 100% ट्रस्ट आप किसी को नहीं दे सकते, पूरी जॉब ही आप करो, और 100% कंट्रोल भी नहीं हो सकता कि पूरे एम्प्लॉय को आप ही कंट्रोल करो, सर पे खड़े हो, जितनी देर पिज्जा बनना है उतनी देर सर पे खड़े हो। इस तरह 10 पिज्जा बनाने वाले बंदों के ऊपर 10 सुपरवाइजर खड़े हैं, इसकी जगह सुपरवाइजर को ही कहते तू ही बना ले भाई पिज्जा। इतना कंट्रोल भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज्यादा ट्रस्ट भी नहीं होना चाहिए, इन दोनों का बैलेंस होना चाहिए, जब पढ़ोगे समझ में आएगा। तो ट्रस्ट की डेलीगेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है और कंट्रोल की डेलीगेशन के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है। डेलीगेट करना मतलब एक मैनेजर अपने सबऑर्डिनेट को जब टास्क देता है तो उस दौरान उसको ट्रस्ट और कंट्रोल, इन दोनों की इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए चलना है। क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव मैनेजर्स, पुर असर मैनेजर जो होता है उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज है। भाई वो पहले तो प्लान करता है क्या करवाना है, फिर रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज करता है उस काम को लेने की, फिर वो काम डेलीगेट करता है रिसोर्सेज के साथ कि फला रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके आप ये काम करें, मेरे फला सॉफ्टवेयर है जिसको आप यूज करते हुए ये रिपोर्ट जनरेट करें, काम डेलीगेट कर दिया। फिर गाइड भी करता है, उसको यूज करना भी सिखाता है, इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड करता है कैसे होगा ये काम, ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है। और जब ये काम हो रहा है तो फिर कंट्रोल भी करता है कि काम हो रहा है तो परफॉर्मेंस को एवेल्युएट भी करता है। और साथ ही एक ही बंदे से काम नहीं लेना होता या एक ही टीम से काम नहीं लेना होता, बहुत सारी टीम से इस तरह काम लेना होता है, तो उनका काम को कोऑर्डिनेट भी करवाते हैं कि भाई आपका काम 2 दिन बाद शाम तक मुकम्मल हो जाना चाहिए ताकि उसके बाद इनका काम शुरू होगा आपके काम के ऊपर। तो ये कोऑर्डिनेशन है टीम्स का। ये क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव मैनेजर के अंदर, इफेक्टिव मैनेजर अपने टास्क को किस तरीके से किस प्रोसेस के अंदर एग्जीक्यूट करता है ये, और उसकी क्वालिटीज तो आप वो स्पेसक्राफ्ट से भी निकाल सकते हो। जो स्पेसक्राफ्ट याद किया था ना हमने, क्वालिटीज ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, पैशनेट था वो, व्हाटएवर, तो यहाँ प्रॉब्लम सॉल्विंग है, सेल्फ कॉन्फिडेंट है, ये वही वाली।
तो जरूरी नहीं है 6 की जगह 50 भी हो सकती है भाई, ये समरीज है। मजीद आगे आते हैं लीडरशिप स्टाइल्स पे। लीड करने के स्टाइल्स होते हैं, लीडरशिप स्टाइल्स। बिफोर वी मूव ऑन मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि वही पढ़ना है इसके अंदर। जब मैनेजर लीड करते हैं तो उसके स्टाइल्स होते हैं, ऑटोक्रेटिक हो सकता है एकदम। ऑटोक्रेटिक का मतलब डिक्टेटरशिप वाला, आर्मी के जो नहीं होते कमांड कि यही करना है तो वही करना है आपने, डिक्टेटर का अंदाज होता है ना जिस तरीके से, वैसे काम होता है इसमें कमांड। एक तो डेमोक्रेटिक, जो ज्यादा लोगों की राय वो कर लो। एक होता है लाइजे फेयर, लाइजे फेयर, हमें टारगेट ये अचीव करना है, अब आप देख लो किस तरह काम करना है। ऑब्जेक्टिव हमारा ये है, हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वहां पहुंचना है, फलाना डेस्टिनेशन पॉइंट, डेस्टिनेशन बी तक पहुंचना है। रास्ते आप खुद इख्तियार कर लो जो आपको सूटेबल लगे, सही। तो ये 3 तरह हैं। एक है कि ज्यादा लोगों की जो राय वो, एक है कि बड़ा ऑब्जेक्टिव हमें ये अचीव करना है, मिसाल तौर पर हमें इस महीने 12,000 यूनिट्स सेल करने हैं हमारे सेलफोन के, ठीक है। तो आप 5 मार्केटिंग टीम से, अब आपकी मर्जी, आप जिस तरीके से काम करें, बस कुछ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ध्यान में रखिएगा, कंपनी की रेपुटेशन डैमेज नहीं कीजिएगा, कोई अनएथिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस नहीं अपनाइएगा। बाकी आप देखें, कोई कह रहा हम मॉल्स में जाकर एडवर्टाइजमेंट्स करेंगे, हाँ ठीक है, आपको पर यूनिट सोल्ड कमीशन मिल जाएगा, ये लाइजे फेयर तरीके का कि वो खुद ही बस हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करना। और ऑटोक्रेटिक के भाई आपने फला मॉल जाके इतने बजे से इतने बजे तक स्टॉल लगाना है, उसके बाद दूसरे मॉल चले जाना है, वहां इतने बजे से इतने बजे तक स्टॉल लगाना है, ये ऑटोक्रेटिक है। क्लियर। डेमोक्रेटिक में क्या है कि एक ही अप्रोच है, लेकिन सबसे सारी मार्केटिंग टीम्स को जमा किया, आपके ख्याल में क्या बेस्ट है, आपके ख्याल में क्या बेस्ट है, 3-4 राय जमा की, 3-4 राय के ऊपर वोटिंग करा लिया, आप किस पे, किस राय पे, कौन सी अप्रोच से हमें करना चाहिए। तो सब ज्यादातर वोटिंग आए कि हमें सबसे पहले जो है ना इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग करनी चाहिए, उसके बाद हमें मॉल्स में करनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केटिंग सबसे पहले की, ठीक है। और जब वीकेंड्स आए तो फिर मॉल्स में जाके मार्केटिंग की। फीचर्स ऑफ द मेन लीडरशिप। अच्छा, लीडरशिप का खुद लीडर का काम क्या होता है? लीडर मोटिवेट करता है किसी डायरेक्शन के अंदर, किसी मंजिल तक, किसी डायरेक्शन को अपनाकर मंजिल तक पहुंचाने का जो पूरा प्रोसेस है उसमें लीड करता है लीडर, ठीक है ना। उस लीड करने का मतलब क्या, मोटिवेट करता है, रोल मॉडल बन के। ऐसा नहीं है खाली करवा ले, खुद भी करके अचीव करके दिखाता है उसको, सही है। सो दैट्स द इफेक्टिव लीडर। किसी गोल को अचीव करने के लिए मोटिवेट जो करे वो लीडर है, और वो बाय रोल मॉडल बन के कर रहा होता है, जिसे हम कहते हैं लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। आप रोल मॉडल बन के लीड कर रहे हो। जिस फॉर एग्जांपल बटालियन के अंदर या जिस ग्रुप ऑफ सोल्जर्स के अंदर उनका जो कमांडर है वो सबसे आगे होगा, तो सारे ग्रुप ऑफ सोल्जर्स आएंगे ना कि यार ये तो बहादुर कमांडर है, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है। जैसे बोलता नहीं है, ये खुद भी करता है, फील्ड में उतरता है। लेकिन हमेशा फील्ड में उतरना भी रिकमेंडेड नहीं होता, क्योंकि बहुत सारी टीम्स को लीड कर रहे हो तो आप उनको डायरेक्शन फराहम कर रहे हो। आप एक टीम को लीड कर, एक टीम के को फ्रंट से लीड करना शुरू हो जाएगा तो बाकी 5 टीमें क्या वो आपके बगैर नहीं चल सकती? क्या चल सकती है भाई। आप एक आध के साथ जा सकते हो, बाकियों को आप इंस्ट्रक्ट करोगे कि आपने फला जगह जाना, फला, और मैं इस टीम के साथ जा रहा हूँ। और लीडर होगा तो वीक टीम को खुद लीड करेगा और बाकी जो स्ट्रॉन्ग टीम्स है उनको अलग अलग जगह भेजेगा। क्लियर है ना। तो ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल है, डेमोक्रेटिक और लेजर फेयर है। ऑटोक्रेटिक में क्या है, मैनेजर कंप्लीट कंट्रोल में होता है, वो जो बोलेगा वही होगा। अक्सर सेठिया कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में ही होता है, जिसमें एक सेठ होता है, वो जो बोलेगा होगा, सही। इसमें क्या होता है, क्विक डिसीजन मेकिंग, कोई वही नहीं है ना डेमोक्रेटिक और ये कि अभी वोटिंग कराओ, ये कराओ, भाई ये बोल दिया, ये करना है वो करना है। लेकिन इसमें एम्प्लॉयज की मोटिवेशन और इन्वॉल्वमेंट कम होते हैं। एम्प्लॉयज क्योंकि अपनी राय नहीं दे रहे, तो बस वो काम को ऐसे ले रहे होते, भाई मुझे बताया गया तो ये मैं काम कर रहा हूँ, तो कुछ नया नहीं करते उसके अंदर। फिर वो भाई जो बोल रहा है वो करो और दे दो। क्लियर है। एम्प्लॉयज को कोई अगर प्रोसेस के अंदर ऐसा लगा कि यार नहीं ये प्रोसेस और बेहतर तरीके से हो सकता है, कहेगा भाई तुम्हें पता है ना ओनर कैसा है, वो जो बोलेगा वही होगा, छोड़ो ना तुम अपनी बेहतरी, बस इस काम को करो जैसे वो बोल रहे हैं, सही। तो वो इंप्रूव ही नहीं होंगे काम फिर, ये भी एक मसला है। लेकिन फायदा भी है, कोई डिसीजन मेकिंग, कोई बहुत सी चीज़ों में ऑटोक्रेटिक चाहिए होती है। ऐसा नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ ऑटोक्रेटिक, तीनों का मिक्स भी चल सकता है। कहीं क्या। फॉर एग्जाम्पल हॉस्पिटल है, इमरजेंसी सिचुएशन में ऑटोक्रेटिक होगा, डॉक्टर्स का ऑर्डर होगा सर्जरी पहले करें, इमरजेंसी है, ठीक है। और कोई और सिचुएशन है उसमें डेमोक्रेटिक हो सकता है, जैसे कि सिक्योरिटी स्टाफ है, उसको ऑर्डर तो दिया सिक्योरिटी स्टाफ को सिक्योरिटी फराहम करनी है, अब डेमोक्रेसी के करा लिया कि भाई आप बताएं, आप में से मिसाल के तौर पे आज
कि सिक्योरिटी को सुपरवाइज कौन करेगा, जो सुपरवाइज होगा सबने वोट किया तो किसी एक को चुन लिया, वो सुपरवाइज कर रहा है सिक्योरिटी को, सही है। और क्या कहते हैं, ये कर लिया कि फॉर एग्जांपल आप अपनी राय दे दें कि आपको कहाँ जाना, आपको कहाँ जाना, सबने अपनी प्रेफरेंसेस बता दी कि मुझे जो है ना फलां ब्रांच में भेज दो, मुझे फलां ब्रांच में भेज दो, फलां ब्रांच में, जो जिसके घर से करीब है वो वहाँ की जाने की बात करता हूँ, इतना उनको अलाउ किया कि आपकी राय रखी जाएगी, ठीक है। तो लोगों की राय को, मतलब सबऑर्डिनेट्स की राय को शुमार करते हैं डेमोक्रेसी में। लेज़े फेयर में क्या भाई, ये टास्क अचीव करना है, ठीक है, हमें ऑब्जेक्टिव ये अचीव करना है, अपने अपने तरीकों से अचीव कर लो, सही। अब आप पहले मैं टीचर्स को ऑब्जेक्टिव देता हूं कि हमारे बच्चों को दिसंबर तक कोर्स कंप्लीट कराना है। अब कोई कह रहा है कि मैं पास पेपर 7 करवाऊं, कोई कह रहा है पास पेपर बाद में, पहले बाद में जो भी कर लो, आपकी मर्जी है, दिसंबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो जो 7 करवा रहे चैप्टर बाय चैप्टर करवा रहे हैं, कोई पास पेपर 7, और कोई है जो कह रहा है कि पहले पूरी कोर्स अंडरस्टैंडिंग आ जाए, उसके बाद पहला पास पेपर ही सॉल्व करेंगे, तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग के साथ कर रहे होंगे। तो होने की अपनी अपनी अप्रोच, ठीक है। और एज ए फेयर है, बस ऑब्जेक्टिव क्या है कि बाय द एंड ऑफ, बाय नॉट इस दिसंबर में भी, आप लोगों के मई जून में पेपर्स होता है, तो चलो बाय द एंड ऑफ अप्रैल, ठीक है, या बाय द एंड ऑफ मार्च कोर्स खत्म हो जाना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव है, अलॉन्ग विद पास पेपर्स। सब अपनी राय तैयार करें, फिर 5 टीचर्स हैं अलग अलग सब्जेक्ट से, वो अपने अपने तरीके से चलें, कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। एडवांटेजेस डिसएडवांटेज लिखे हुए हैं, जो क्रॉस से हैं वो डिसएडवांटेज है, जो टिक से वो एडवांटेज है, ओके, इतना समझ लेना है नोट्स के बारे में। ऑटोक्रेटिक कहता है डू एक्स, ये चीज करो, ठीक है। लेज़े फेयर कहता है डू एक्स और वाई एज यू सी फिट, आपको जो इसमें से सही लगे वो करो। और डेमोक्रेटिक कहता है विच वन इज बेस्ट, एक्स और वाई। तो दो बंदों के वोट है कि एक्स सही है, एक बंदे का वोट है वाई सही है, तो दो के वोट है ना एक्स सही है, तो अब तीनों का एक्स ही परफॉर्म करना है, मेजॉरिटी का जो वोट था वही करना है आप, ठीक है। कहीं खाने पे जाते हैं तो डेमोक्रेटिक भाई क्या मंगवाए, क्या कहाँ जाए, फास्ट फूड या कोई कॉन्टिनेंटल, ज्यादातर वोट्स है फास्ट फूड के, तो अब सब फास्ट फूड जाएंगे। ये नहीं, लेज़े फेयर में क्या, अच्छा जिसको फास्ट फूड जाना है खाना है वो फास्ट फूड खा ले, जिसको वो खाना है कॉन्टिनेंटल फूड खाना है वो खा ले, लेकिन वो उसके लिए फिर ऐसी जगह जाना पड़ेगा जहाँ दोनों अवेलेबल भी हो लेज़े फेयर के लिए। और ऑटोक्रेटिक क्या है, राय ली नहीं, ले गया खुद ही बिठा दिया, चलो भैया फास्ट फूड खाओ, क्लियर हो गया। अब आपने रिकमेंड करने हैं एप्रोप्रिएट लीडरशिप स्टाइल, कोई हाई प्रेशर सिचुएशन है उसमें क्विक रिस्पॉन्स है, ऑटोक्रेटिक। आपकी एनिमी एट द गेट्स है, आपके बॉर्डर के ऊपर एनिमी आ चुकी है, डेमोक्रेसी का वक्त ही नहीं भाई, जो आपका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो ऑर्डर देगा कि सही है, कोई इमरजेंट सिचुएशन आ गई है तो उसके अंदर एम्बुलेंस का ऑर्डर होगा, इसमें कोई वो नहीं है लेज़े फेयर या डेमोक्रेसी जिसको जहां जाना जाए, कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी है। आप वहां जाए, आप रूट ए पे जाएं, आप रूट बी पे जाएं, आप रूट सी पे जाएं। कोलैबोरेटिव कोई काम कर रहे हैं उसके अंदर एम्प्लॉय में एंगेजमेंट भी चाहिए, तो डेमोक्रेटिक स्टाइल चाहिए, तो यू विल जस्ट रीड इट एंड यू नो इट। इसी तरीके से एक बैलेंस भी हो सकती है अप्रोच, जिसमें तीनों का मिक्सचर भी हो सकता है, पार्टिसिपेटिव लीडरशिप कह लो, कि तीनों ही कहीं ना कहीं मिल रहे हैं आपको। सो जस्ट रीड इट। फिर सवाल भी बन गया, विच लीडरशिप स्टाइल वुड यू रिकमेंड इन तीनों केसेस के अंदर, तो इसके अंदर आप लीडरशिप स्टाइल लिख दोगे। पार्टिसिपेटिव को इस तरह से जहन में मत रखना, आप बस इन तीन को जहन में रखना, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज़े फेयर। आंसर्स को बाद में ही देखना, पहले खुद रीड करना। अभी चेल्सी के जना मैनेजर्स के हवाले से, ठीक है, चेल्सी फुटबॉल क्लब के हवाले से, तो उसके मैनेजर्स का क्या अप्रोच थी, ठीक है, और इसके अंदर आंसर्स बनाए हुए हैं खुद ही। सो इफ यू वांट टू जस्ट रीड इट एंड अंडरस्टैंड इट, देन व्हाट टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल डिड द रिप्लेस मैनेजर यूज, मैनेजर रिप्लेस होने के बाद वाले मैनेजर ने कौन सा लीडरशिप स्टाइल अपनाया, ठीक है, और उससे पिछला मैनेजर कौन सा लीडरशिप स्टाइल लेके चल रहा था, ये आपने डिड्यूस करना है इसमें से, ये अंडरस्टैंड करना है इस केस में से। अब आ जाते हैं इसके बाद ट्रेड यूनियन एंड द इफेक्ट्स ऑफ एम्प्लॉयज बीइंग अंडर यूनियन मेंबर्स, बीइंग यूनियन मेंबर्स। ट्रेड यूनियन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज की यूनियन होती है, यूनिटी होती है समझ लो, लेकिन वो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज मिल के अपनी जो एक वो छोटी समझ लो एक वो बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक ऑर्गेनाइज करते हैं आपको ऑल टुगेदर, वो एक यूनियन की शक्ल इख्तियार करते हैं। मतलब ये सब अपने कामों में काम कर रहे हैं, लेकिन वो एक ट्रेड यूनियन का हिस्सा है कि कल को एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय को एक्सप्लॉइट ना करे, बहुत गलत फायदे में, बहुत कम पैसों में बहुत सारा काम ले रहा है, उसूलों पे नहीं चल रहा, मुश्किल हालात में रखा हुआ है, तो एम्प्लॉयज अकेले जाके फाइट नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉयर कहेगा निकाल देगा एम्प्लॉयर,
लेकिन एम्प्लॉयज मिलके जब काम करते हैं तो मिलके एक साथ तो नहीं निकाल सकता, एम्प्लॉयर की प्रोडक्शन रुक जाएगी, कहाँ से लाएगा एक साथ इतने सारे एम्प्लॉयज पर। तो एम्प्लॉयर क्या सामने एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट को जो रिप्रेजेंट करता है वो ट्रेड यूनियन होता है। वो ट्रेड यूनियन एक ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो हेड होता है वो एम्प्लॉयर के आगे निगोशिएट करता है एम्प्लॉयज के जितने भी मफादात हैं, एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट की जो भी मामला है। तो उसमें क्या क्या, तो एक ट्रेड यूनियन क्या है, एक ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होता है, एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज होता है कलेक्टिवली, जो कि कलेक्ट मिल के एडवोकेट करता है, मतलब मिल के वो करता है, साइड लेता है किसकी, उसके वर्क प्लेस के तमाम एम्प्लॉयज की। तो उस ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ही होते हैं, वो तमाम वर्क प्लेस के एम्प्लॉयज ही होते हैं, तमाम हो सकते हैं, कुछ हो सकता है कुछ ना बनना चाहे, और लेकिन हर दफा ऑप्शन नहीं होता। कुछ कंपनीज होती है क्लोज्ड शॉप, जो क्लोज्ड शॉप होती है ना वहां पर मैंडेटरी है, मस्ट है कि आप कंपनी ज्वाइन करोगे तो ट्रेड यूनियन का मेंबर बनना जरूरी है, तो वहां की ट्रेड यूनियन बड़ी स्ट्रांग होगी। इसका ओपन शॉप होगी तो मर्जी आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है, और ये ट्रेड यूनियन के मेंबर बनते हैं ऐसा नहीं फ्री फोकट, वो अपनी सैलरी में से कुछ अमाउंट जमा भी कराते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन भी बेनिफिट्स देती है। कल को किसी को अनफेयर ट्रीट किया एम्प्लॉयर ने और निकाल दिया, अब ट्रेड यूनियन का हेड जब तक उसका केस लड़ रहा है एम्प्लॉयर के साथ तब तक वो तो जॉबलेस हुआ हुआ है बंदा, तो ट्रेड यूनियन अपनी जेब से उसको अपने फंड्स में से पैसे दे सकती है कुछ के वो गुजर बसर कर सके। सो ट्रेड यूनियन कलेक्टिवली एडवोकेट्स फॉर द म्यूचुअल राइट्स एंड इंटरेस्ट, हुकूक और मफादात किसके, एम्प्लॉयज के, जो म्यूचुअल कॉमन उनके जो हुकूक है उनके लिए लड़ती है एम्प्लॉयर से। तो एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे अपने आप को रिप्रेजेंट करती है, एक प्रेशर ग्रुप के तौर पे बनी हुई थी एम्प्लॉयर के। अब उधर भाई एम्प्लॉयर अलाउ ना करे ट्रेड यूनियन, नहीं, आपका इंडस्ट्रियल लॉ अलाउ करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ट्रेड यूनियन बाय लॉ अलाउड है। तो एक कोई एम्प्लॉयर अगर मना कर रहा है तो एम्प्लॉयज मिल के, कंपनी के अंदर नहीं तो कंपनी के बाहर मिल जाएंगे, कंपनी के बाहर मिलके जो है ना कहेंगे कि चलो पहले तो एम्प्लॉयर के बारे में केस करते हैं जरा जाके, ठीक है ना, एम्प्लॉयर के बारे में केस करते हैं, किसी एम्प्लॉयमेंट ट्रिब्यूनल में जाके केस करते हैं कि ये फला एम्प्लॉयर है जो कि ट्रेड यूनियन नहीं बनाने दे रहा, या हमारी ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा कंपनी के अंदर, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी खेलना चाह रहा है वो, सही है, तो फिर हुकूमत ट्रीट करेगी उस एम्प्लॉयर को। तो ट्रेड यूनियन तो हक है एम्प्लॉयज बाय यूनाइटिंग, तो जो सारे एम्प्लॉयज है वो एक ट्रेड यूनियन की शक्ल जब अख्तियार कर लेते हैं तो वो इफेक्टिवली निगोशिएट कर सकते हैं। इफेक्टिव निगोशिएशन का मतलब वो एम्प्लॉयर के आगे अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं कि भाई हमारी पे अच्छी करो, वर्क प्लेस की कंडीशंस अच्छी करो, वर्क आवर्स जो बढ़ाए हुए हैं इतने सारा, वो अगर एक्सेसिव आवर्स काम करवाए जा रहे हैं तो कम करा जाए, क्लियर, छुट्टी फराम नहीं की जा रही तो छुट्टी दी जाए, कोई भी चीज़ें जो इलीगल हो रही है वो इलीगल बंद हो, ठीक है, ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। वरना तो अगर हुकूमत की तरफ से लेट्स सपोज मिनिमम वेज रेट सेट है कि मिनिमम वेज रेट जो है वो 30,000 रुपीज़ पर मंथ होना चाहिए, एक टीचर की सैलरी मिनिमम 30,000, और अगर उस फुल टाइम टीचर को 30,000 सैलरी नहीं मिल रही तो जो ट्रेड यूनियन और टीचर एम्प्लॉयज है ना एक स्कूल के या यूनिवर्सिटी के लेट्स सपोज, तो वो मिलकर यूनियन बना के, वो अकेला टीचर ये थ्रेट नहीं कर सकता, उसको प्रिंसिपल कहेगा जाओ छोड़ दो, अब सेवरल टीचर्स हैं कहेंगे हम काम नहीं करते, सैलरीज नहीं बढ़ाएंगे, तो बच्चों को जब पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो पेरेंट्स कंप्लेन करेंगे बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, क्लास में टीचर नहीं आ रहा, क्या मसला है, तो ये प्रेशर उसके सर पे आ जाएगा ना एम्प्लॉयर के ऊपर कि कहीं स्टूडेंट छोड़ के ना भाग जाए, तो वो फिर क्या करेगा, वो नेगोशिएट करेगा ट्रेड यूनियन से, ठीक है मैं सैलरीज दे देता हूँ या बढ़ा देता हूँ सैलरीज। तो ट्रेड यूनियन के फायदे मेंबर्स को क्या है और ट्रेड यूनियन के नुकसान मेंबर्स को क्या है, मेंबर्स मतलब ट्रेड यूनियन के मेंबर्स, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स के क्या नुकसान हो सकता है, कि वो नुकसान हो सकता है कि ट्रेड यूनियन मेंबर नहीं बनना चाह रहा कोई, उसको अगर क्लोज शॉप है तो जबरदस्ती बनना पड़ेगा, और जबरदस्ती बना अगर मैंडेटरी है ना बनना पड़ेगा, बन गया बनना पड़ा तो उसको हो सकता है पेमेंट्स देनी पड़े जो नहीं देना चाह रहा था। पोटेंशियल ऑब्लिगेशन, तो फिर उसको अगर किसी किस्म की स्ट्राइक हो रही है, वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे तो उसको हिस्सा लेना पड़ेगा, उसको हिस्सा लेना पड़ रहा है, क्योंकि हालांकि वो चाह नहीं रहा, उसको लग रहा है कि नहीं ये गलत स्ट्राइक है, लेकिन अभी तो हो रही है तो सबको यूनियन के तौर पे प्रेजेंट होना है, इत्तेहाद तो अपना बनाए रखना है, क्लियर है, तो ना चाहते हुए भी वो स्ट्राइक्स में एक्शन के अंदर वो इन्वॉल्व होगा। ट्रेड यूनियन के एम्प्लॉयर को फायदे और नुकसान तो समझ में आते हैं, एम्प्लॉयर कहेगा यार सारे एम्प्लॉयज जमा हो गए एक साथ, सारे एम्प्लॉयज एक साथ जमा हो गए तो नुकसान ही नुकसान है, ये तो हाई वेजेस मांगेंगे, ये जब चाहे हड़ताल कर लेंगे, इनको जब मूड हो, ये तो क्या करें, नुकसान तो समझ वाजे हैं हमें, लेकिन फायदे क्या है, एम्प्लॉयर को ये फायदा है कि सारे एम्प्लॉयज अलग अलग
मत्थाखोरी करने से बेहतर है एक उनका रिप्रेजेंटेटिव हो, एक यूनियन हो उसका एक रिप्रेजेंटेटिव जिसके साथ निगोशिएट कर सके। और जाहिर है वो भी अपने लिए बेहतर चाह रहे हो, एम्प्लॉयर भी अपने लिए बेहतर चाह रहे हो, तो कोई बीच की राह तैयार की जा सकती है। ठीक है, सो ये आपका बेनिफिट ऑफ ज्वाइनिंग ट्रेड यूनियन को लेकर एक पूरा सम अप यहाँ पर समरी दिख रही है। सो हियर दिस यूनिट, इस यूनिट 2 का एक और सेक्शन आपका कंप्लीट होता है। अगर मैं देख लूँ तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट क्या होता है, कैसे बनता है, फिर मैनेजमेंट का रोल मतलब क्या होता है, मैनेजमेंट प्लान करती है, फिर रिसोर्सेज फराहम करती है अपने सबऑर्डिनेट्स को ताकि सबऑर्डिनेट्स काम करें, लीडरशिप का क्या के स्टाइल्स क्या क्या है, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक, लेज़र फेयर, और ट्रेड यूनियंस क्या होती हैं। ठीक है, सो ये यूनिट यहाँ, ये यूनिट नहीं, ये आपका यूनिट 2 का सेक्शन 2.2 खत्म होता है। यूनिट 2 चल रहा है, यूनिट 2 क्या है, पीपल इन बिजनेस। उसका अगला है फिर 2.3 रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉयज, जिसके अंदर एम्प्लॉयज को हायर कैसे करेंगे और ट्रेन करके काम कैसे लेते हैं वगैरह वगैरह, ये देखेंगे।